गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हेमंत वीणा हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वाला पर आपका वेलकम करता हूँ। कल की क्लास आपने देखी होगी। कल अपन ने पढ़ा था इरिगेशन की मेथड, टाइप्स ऑफ इरिगेशन कह दीजिए या फिर इरिगेशन मेथड कह दीजिए। तो आज अपन बात करते हैं ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, लेकिन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की बात करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा मैप दिखाना चाहता हूँ। इंडिया का मैप है, उसमें 2-3 चीज़ें आपको समझाऊँगा, उसको आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। उसको याद रखने के बाद में आपको उसको इजीली, मैप क्यों लगाया मैंने, मैप इसलिए लगाया कि आपको इजीली समझ आ जाएगा। ये देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। इसमें आपको थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं होगा तो आपको थोड़ा सा एक बार इंडिया का मैप देख लेना है। इंडिया के मैप में आप क्या चीज़ देख लें, कौन सा स्टेट कहाँ पे है, इस मोटा मोटा एक अंदाज़ा ले लेना है कि कौन सा स्टेट कहाँ पे पड़ता है। तो मैं किस स्टेट की बात कर रहा हूँ, तो आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे याद हो जाएगा। तो देख लेते हैं, रीजन के बारे में बात करते हैं। इसमें जो डार्क ऑरेंज कलर है वो एरिड वाला है। जहाँ पे डार्क ऑरेंज कलर लिखा है मतलब वो एरिड रीजन में है। सेमी एरिड में क्या है, जहाँ पर लाइट ऑरेंज कलर है। और जो ये हल्का सा येलो कलर बोल दो या जैसा भी आप बोल दो इसको, ये वाला है ड्राई सब ह्यूमिड। तो अपन को 3 चीज़ें देखनी है इसमें। चलते हैं मैप में देख लेते हैं। अब आपको जो दिख रहा है, डार्क कलर दिख रहा है, यहाँ पे डार्क ऑरेंज कलर दिख रहा है, वो कौन सा स्टेट है। आपको मैप याद होगा तो ठीक है, नहीं तो आप मैप को एक बार देख लेना क्लास लेने से पहले। जैसे आप क्लास स्टार्ट करोगे आपको ये चीज़ें मिल जाएगी, तो आपको एक बार मैप देख लेना है कि ये कौन सा स्टेट है। तो मैप को देख के आपको एक बार अंदाज़ा लग जाएगा। क्या अंदाज़ा लगाना है आपको, यही अंदाज़ा लगाना है कि कौन से इसमें कौन सा स्टेट कहाँ पर है मैप में, तो उससे अपन को समझ आ जाएगा। तो देख लेते हैं। ये जो डार्क कलर है, ये वाला, ये जो डार्क कलर है ये राजस्थान स्टेट है। कौन सा स्टेट है, राजस्थान। ये राजस्थान वाला पार्ट है जो डार्क कलर है। और थोड़ा सा पार्ट इसमें गुजरात का आ रहा है। ये वाला पार्ट गुजरात का है, ये वाला पार्ट गुजरात का है। ये यहाँ से गुजरात, अपना एमपी कहाँ है, ये एमपी है, ये एमपी है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि एमपी के कौन से ज़िले जो इसमें लाइट ऑरेंज कलर में आते हैं। ज़िलों के नाम बताना है। एमपी का मैप तो आपको याद ही होगा, तो आपको कमेंट करके बताना है कि जो लाइट ऑरेंज कलर है इसमें एमपी के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं सेमी एरिड एरिया में। एरिड एरिया में तो आगे राजस्थान और गुजरात का कुछ पार्ट। अब सेमी एरिड एरिया में कौन कौन से आते हैं वो भी देख लेते हैं। सेमी एरिड एरिया में देखो, यहाँ से ये देखो, ये यहाँ से आता है, राजस्थान का पार्ट आता है बचा हुआ, और गुजरात का पार्ट आता है बचा हुआ। उसके बाद एमपी का कुछ हिस्सा, उसके नीचे कौन सा स्टेट आ गया, ये स्टेट कौन सा है, स्टेट का नाम बताना आप। ये स्टेट है महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र वाला पार्ट है, महाराष्ट्र वाला पार्ट है। महाराष्ट्र वाले पार्ट ये हो गया, महाराष्ट्र वाला पार्ट। इसके नीचे फिर अपन को देखना है, महाराष्ट्र वाले पार्ट के नीचे तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, और साउथ वाले पार्ट आ गए। और जो ड्राई सब ह्यूमिड है, ड्राई सब ह्यूमिड में एमपी का कुछ पार्ट आता है, यूपी का कुछ पार्ट आता है, और पंजाब का कुछ पार्ट आता जाता है। तो ये आपको देख लेना है मैप से। मैं ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उसको पढ़ाने से पहले मैं आपको मैप थोड़ा सा दिखा दूँ, तो आपको एक अंदाज़ा हो जाए, आइडिया हो जाए कि कौन कौन से, आपको रटना नहीं पड़ेगा कि एरिड कौन कौन से एरिया में। वैसे सबको पता है राजस्थान सूखा प्रदेश है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मरुस्थल है, थार मरुस्थल है, रेगिस्तान है। तो ये राजस्थान है और गुजरात है, कुछ पार्ट गुजरात का भी है जो एरिड में आता है। चलिए हम टॉपिक की बात कर लेते हैं, इधर उधर की बात ना करके। इसमें जो डायरेक्शन है यहाँ पे दे रखी, डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। आज का टॉपिक है अपना ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। स्टार्ट करते हैं अपन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर क्या होता है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का मतलब होता है वर्षा आधारित खेती। मतलब वर्षा पर निर्भर होकर खेती करना, मतलब जहाँ ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ ज़्यादा वर्षा वाली खेती करना, ज़्यादा वर्षा वाली फसलों को उगाना, और जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ पे कम वर्षा वाली फसलों को उगाना। कम वर्षा कहाँ होती है, राजस्थान में। तो राजस्थान में कौन सी फसलें मेनली उगाई जाती है, बाजरा देख लो, कम पानी चाहने वाली फसलें, सरसों मस्टर्ड उगाई जाती है, चने होते हैं, तो ये होती है। ऐसा नहीं कि और फसलें नहीं होती, और फसलें भी होती है, लेकिन ये फसलें ज़्यादा मात्रा में होती है। तो ड्राईलैंड एरिया में ऐसी फसलों को उगाया जाता है जो कि कम पानी चाहने वाली होती है। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर क्या होता है, वर्षा आधारित खेती। मतलब वर्षा पे, टोटली वर्षा पे डिपेंड होकर खेती करना ड्राईलैंड एग्रीकल्चर कहलाता है।
आगे देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। डेफिनेशन में क्या क्या है, इसको साइलेंट कर देते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इंटायरली अंडर रेनफेड कंडीशन, मतलब वर्षा पे आधारित खेती करना, जैसे कि मैंने आपको बताया है, टोटली वर्षा पे डिपेंड होकर खेती करना, ये होता है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। अब आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। आगे लिखा है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी रिटन बाय रेड्डी एंड रेड्डी। ये बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी, किसके द्वारा लिखी गई, रेड्डी एंड रेड्डी। उसके अनुसार ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स में ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को बांटा जा सकता है। अब वर्षा आधारित खेती तो अपन ने कह दिया, लेकिन किसी जगह पर ज़्यादा वर्षा होती है, किसी जगह कम वर्षा होती है, तो उसको 3 ग्रुप में बांटा गया है वर्षा पे आधारित है। जहाँ सबसे कम वर्षा होती है उसको ड्राई फार्मिंग, और जहाँ पे उससे थोड़ी मीडियम वर्षा होती है उसको ड्राईलैंड फार्मिंग, और जहाँ थोड़ी ज़्यादा वर्षा होती है उसको बोलते हैं रेनफेड एग्रीकल्चर या रेनफेड फार्मिंग। तो आगे देख लेते हैं ड्राई फार्मिंग क्या होता है। मैं आपको बता देता हूँ ड्राई फार्मिंग क्या होता है। जहाँ 750 mm से कम वर्षा होती है उसको बोलते हैं ड्राई फार्मिंग, लेस देन 750 mm। और जहाँ 750 से लेकर 1150 के बीच में वर्षा होती है, मोर देन 750 लेस देन 1150, उसको बोलते हैं ड्राईलैंड फार्मिंग। और एक होता है रेनफेड फार्मिंग, मोर देन 1150 mm से वर्षा होती है, वहाँ पे होते हैं रेनफेड फार्मिंग। अपन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन एरिया वेयर एनुअल रेनफॉल लेस देन 750 mm एंड क्रॉप फेलियर ड्यू टू प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल। क्या लिखा है, क्रॉप फेल होती है किसकी वजह से, प्रोलॉन्ग ड्राई, मतलब दरारें, क्रैक्स आ जाते हैं मिट्टी में पानी की कमी से, जैसे आपने देखे होंगे जो लोग गाँव में और मोस्टली एग्रीकल्चर वाले गाँव से बिलोंग करते हैं। अगर नहीं देखे हो तो सोइल क्रैक डाल के गूगल पर सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। तो क्रॉप का जो फेलियर होता है किसके कारण होता है, प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल, क्रॉप पीरियड मोस्ट कॉमन है इसमें, क्योंकि ड्राई फार्मिंग है। और ड्राई फार्मिंग कहाँ की जाती है, एरिड रीजन में। एरिड रीजन कौन सा देखा अपन, राजस्थान और गुजरात को पार्ट, तो वहाँ पे ड्राई फार्मिंग की जाती है। किसकी सहायता से, विद द हेल्प ऑफ मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिस। मॉइस्चर जो नमी होती है सोइल की, मृदा की नमी को संरक्षण करके तब जाके ड्राई फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है। और यहाँ पे अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम सजेस्ट किया जाता है। अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम का मतलब क्या होता है, जैसे एक बार इस खेत में फसल होगा ना, अगली बार दूसरे खेत में होगा ना, फिर इस खेत में होगा ना, ये हो गया अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब जानते हो, जैसे आज आपने क्लास ली तो कल आपने क्लास नहीं ली, परसों फिर आपने क्लास ली, फिर उसके नेक्स्ट दिन क्लास नहीं ली, फिर उसके नेक्स्ट दिन क्लास ली, ये होता है अल्टरनेट, मतलब आप अल्टरनेट क्लास ले रहे हो। तो इसमें भी अल्टरनेट लैंड यूज, मतलब एक बार इस खेत को यूज कर लिया फसल उगाने के लिए, अगली बार दूसरा खेत यूज कर लिया, फिर इसको यूज कर लिया। ऐसे अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम सजेस्ट किया जाता है एरिड रीजन में। दूसरा देखते हैं ड्राईलैंड फार्मिंग, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन एरिया वेयर एनुअल रेनफॉल मोर देन 750 mm बट लेस देन 1150 mm इज कॉल्ड ड्राईलैंड फार्मिंग। अब इसमें ड्राई स्पेल्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ड्राई स्पेल में ऑकर, लेकिन ड्राई फार्मिंग में होते हैं। ड्राईलैंड फार्मिंग क्या होता है, ड्राई स्पेल में ऑकर बट क्रॉप फेलियर आर लेस फ्रीक्वेंट, मतलब क्रॉप का जो फेलियर है वो कम होता है, क्योंकि वर्षा ज़्यादा होती है तो वहाँ पे क्रॉप फेलियर होता रहता है। किसकी वजह से, ड्राई स्पेल की वजह से। और यहाँ पे ड्राई स्पेल हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते, लेकिन हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते, लेकिन क्रॉप फेलियर बहुत ही कम होता है। हायर evapotranspiration देन total precipitation is the main reason for moisture deficit in these area. The soil moisture conservation measure is the key of ड्राईलैंड फार्मिंग प्रैक्टिस इन सेमी एरिड रीजन। कहाँ प्रैक्टिस किया, कहाँ पे की जाती है, वो एरिड रीजन में की जाती है, सेमी एरिड रीजन में की जाती है। और ड्रेनेज फैसिलिटी रिक्वायर होती है कौन सी, ब्लैक सॉइल में, क्योंकि ब्लैक सॉइल में अगर ड्रेनेज फैसिलिटी नहीं हो तो उसमें पानी भरा जाएगा, फसलें खराब हो जाएगी। यहाँ पे एक वर्ड आया इवापोट्रांसपिरेशन, मैं आपको समझा देता हूँ। इवापोट्रांसपिरेशन जिसको ईटी बोलते हैं, क्या होता है इसके बारे में डिटेल्स में अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी आपको एक अंदाज आइडिया बता देता हूँ क्या होता है। दो चीज़ होती है, एक होता है इवापोरेशन, एक होता है ट्रांसपिरेशन, दोनों ही अलग अलग है। इवापोरेशन क्या होता है, सोइल सरफेस से नमी का उड़ना, भाप बढ़ के उड़ना, तो होता है इवापोरेशन, ये होता है सोइल सरफेस में। ट्रांसपिरेशन कहाँ से होता है, प्लांट की पत्तियों से, प्लांट की सरफेस से ट्रांसपिरेशन होता है, तो दोनों को मिलाकर बोलते हैं इवापोट्रांसपिरेशन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे लिखा है रेनफेड फार्मिंग। रेनफेड फार्मिंग क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन रीजन वेयर एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 1150 mm, ये मतलब 1150 mm से ज़्यादा वर्षा होती है, वहाँ पे रेनफेड फार्मिंग की जाती है।
और यहाँ पे देर इज ए लेस चांस क्रॉप फेलियर ड्यू टू ड्राई स्पेल। मतलब ड्राई स्पेल, जब वर्षा ही ज़्यादा हो तो ड्राई स्पेल क्यों होंगे? ड्राई स्पेल होते हैं जहाँ पे वर्षा कम होती है, तो बहुत ही कम चांस है ड्राई स्पेल हो। दीज इज एडिक्वेट रेनफॉल, मतलब पर्याप्त मात्रा में, एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, रेनफॉल में वर्षा, पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। एंड ड्रेनेज बिकम द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम इन रेनफेड फार्मिंग। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है? ड्राई फार्मिंग में क्या प्रॉब्लम थी? मॉइस्चर की। यहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम है? ड्रेनेज की, मतलब पानी की निकासी की। दिस फार्मिंग की प्रैक्टिस इन ह्यूमिड रीजन। कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है? ह्यूमिड रीजन में इसको किया जाता है। ठीक है, पहली वाली तीनों को मैं बता देता हूँ, याद रखना इन चीज़ों को। पहली वाली ड्राई फार्मिंग कहाँ पे की जाती है? एरिड रीजन में। एक ड्राईलैंड फार्मिंग, या फिर ड्राईलैंड फार्मिंग कहाँ पे की जाती है? सेमी एरिड रीजन में। रेनफेड फार्मिंग कहाँ की जाती है? ह्यूमिड रीजन में। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, आगे देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक डिफरेंशिएट बिटवीन ड्राईलैंड फार्मिंग एंड रेनफेड फार्मिंग। मतलब ड्राईलैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग में डिफरेंशिएट, अंतर बताया है किसने? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स एंड सोशल कमीशन ऑफ एशिया ने। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंस है इसमें। डिफरेंस देख लेते हैं। पहला है, एक नंबर यहाँ पे दे रहा है कॉन्स्टेंट, मतलब क्या कारण है? ड्राईलैंड फार्मिंग या रेनफेड फार्मिंग। ठीक है, रेनफॉल, रेनफॉल जो होती है ड्राईलैंड फार्मिंग में लेस देन 800 mm, लेस देन 800, यहाँ पे mm लिख लेना, 800 mm, और यहाँ पे मोर देन 800 mm। ठीक है, फिर मॉइस्चर अवेलेबिलिटी टू द क्रॉप। ड्राईलैंड फार्मिंग में शॉर्टेज होती है और इसमें पर्याप्त होती है, यहाँ मॉइस्चर की कोई कमी नहीं होती। आगे देख लेते हैं तीसरा देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा है? ग्रोइंग सीजन, मतलब ग्रोइंग सीजन कितने दिन तक अपने क्रॉप को उगा सकते हैं? तो जो ड्राईलैंड फार्मिंग होती है उसमें लेस देन 200 डेज। किसमें? ड्राईलैंड फार्मिंग। रेनफेड फार्मिंग में मोर देन 200 डेज। ग्रोइंग रीजन देख लेते हैं, कौन कौन से एरिया में कौन कौन सी खेती की जाती है। तो ये जो ड्राईलैंड फार्मिंग है ये कहाँ की जाती है? एरिड और सेमी एरिड रीजन में। एरिड और सेमी एरिड, इसलिए मैंने आपको एरिड रीजन बताया था और सेमी एरिड रीजन बताया था। ये ग्रोइंग रीजन में की है। ग्रोइंग कहाँ है? एरिड, ड्राईलैंड फार्मिंग की जाती है एरिड और सेमी एरिड रीजन में। और रेनफेड फार्मिंग कहाँ की जाती है? ह्यूमिड और सब ह्यूमिड रीजन में। अगला देख लें क्रॉपिंग सिस्टम। अब जहाँ पानी की कमी होगी वहाँ सिंगल क्रॉप लेंगे और इंटरक्रॉपिंग भी ले सकते हैं, लेकिन जहाँ पानी पर्याप्त होगा रेनफेड फार्मिंग या रेनफेड एग्रीकल्चर में, वहाँ पे इंटरक्रॉपिंग और डबल क्रॉपिंग की जाती है। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट्स, मतलब क्या लिमिटेशन क्या है? कॉन्स्टेंट का मतलब है लिमिटेशन, कॉन्स्टेंट्स मतलब लिमिटेशन, क्या लिमिटेशन है? तो ड्राईलैंड फार्मिंग में एक तो विंड के द्वारा इरोजन हो सकता है, क्योंकि सूखी रहती है तो मिट्टी उड़ के चली जाती है, वाटर के द्वारा इरोजन। लेकिन रेनफेड फार्मिंग में या रेनफेड एग्रीकल्चर में वाटर के द्वारा इरोजन होता है, क्योंकि सूखी तो रह नहीं, वहाँ वर्षा इतनी होती है तो हवा से मिट्टी उड़ नहीं पाएगी, लेकिन वहाँ पे वाटर इरोजन मेन कॉन्स्टेंट है। तो ये आपको ये टेबल देखना है और ये टेबल आपको ध्यान में रखना है, इसको माइंड में लेके चलना है। अब देख लेते हैं प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। मतलब ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम क्या है और इसका क्या फ्यूचर है, आगे क्या प्रोस्पेक्ट है, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है, देख लेते हैं। आपको इसमें कुछ चीज़ याद करने वाले, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ जो आपको याद रखनी है। इन आवर कंट्री, ये मैंने आपको यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, इसलिए हाईलाइट किया कि आपको ये चीज़ें याद रखनी है। इन आवर कंट्री इरीगेटेड एरिया कॉन्स्टिट्यूट 33%, मतलब अपनी कंट्री में जो इरीगेटेड एरिया कितना? 33%। एंड 67%, मतलब 67% ड्राईलैंड एंड रेनफेड। 33% तो इरीगेटेड एरिया है, लेकिन 67% जो बचा है उसमें ड्राईलैंड एग्रीकल्चर और रेनफेड एग्रीकल्चर, ड्राईलैंड फार्मिंग बोल दो या फिर रेनफेड फार्मिंग की जाती है। आउट ऑफ 130.8 मिलियन हेक्टेयर ऑफ कल्टिवेटेड लैंड, टोटल कल्टिवेटेड लैंड कितनी है? 143.8 मिलियन हेक्टेयर ऑफ कल्टिवेटेड लैंड। टोटल क्रॉप्ड एरिया इज, टोटल क्रॉप या ग्रोस क्रॉप्ड एरिया बोल दो, 187.94 मिलियन हेक्टेयर। ये चीज़ें इसलिए दी है कि आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है इसमें? अपनी कंट्री में इरीगेटेड एरिया कितना है? 33%, रेनफेड और ड्राईलैंड को मिला कितना है? 67% बचा हुआ। टोटल कल्टिवेटेड लैंड कितनी है? 143.8 मिलियन हेक्टेयर। टोटल क्रॉप्ड एरिया कितना है? 187.94 मिलियन हेक्टेयर। आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। सच ड्राईलैंड एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट अबाउट 44% ऑफ नेशनल फूड ग्रेन प्रोडक्शन। मतलब जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है कितना
कंट्रीब्यूट करता है 44% ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन। जो इंडिया में फूड ग्रेन प्रोडक्शन किया जाता है उसमें 44% किसका हिस्सा है? ड्राईलैंड फार्मिंग या ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का। द मैक्सिमम एरिया इरिगेटेड विल बी अचीव्ड 50% आफ्टर द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल सोर्स। मतलब जितने भी सोर्स सिंचाई है, कैनल हो गया, ट्यूबवेल हो गई, पॉन्ड्स हो गए, सबको मिलाकर, नदियाँ हो गई, सबको मिलाकर जो पूरे सोर्स है उनको यूज करने पे 50% एरिया अपना टैलेंट बच जाता है। 50% एरिया को अपन सिंचाई कर सकते हैं। इन दिस वे 50% कल्टिवेटेड एरिया विल बी रिमेन अनइरिगेटेड आफ्टर फुल एक्सप्लॉइटेशन टैलेंट। इट मे बी कंट्रीब्यूट अप टू 75% ऑफ टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन। कभी कभी ये कितना प्रोडक्शन? 75% ऑफ टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन में 40% तो करती है। पल्सेस एंड ऑयल सीड्स आर मेनली ग्रोन इन सच एरिया। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में पल्सेस और ऑयल सीड को उगाया जाता है। क्यों उगाया? तो पानी कम चाहती है, पानी कम चाहने वाले फसलें, मतलब जो लेग्यूम क्रॉप होती है, पल्सेस होती हैं और ऑयल सीड, उनको पानी की कम आवश्यकता होती है। इसलिए इंपोर्टेंट कॉमर्शियल क्रॉप कॉटन, कैस्टर, ग्राउंडनट, ऑल कोर्स ग्रेन, ज्वार, बाजरा, मक्का आर रेन फेड। द मेजर पार्ट ऑफ मिल्क, मीट, वूल, हाइड, बोन मिल, इट इज आर आल्सो फ्रॉम दिस एरिया। जो मिल्क हो गया, मीट हो गया, वूल हो गया, ये सब बोन मिल हो गया, कहाँ से आते हैं? इस एरिया से आते हैं। कौन सी एरिया की बात हो रही है? रेन फेड एग्रीकल्चर वाले एरिया, एरिड और सेमी एरिड रीजन। आगे देख लेते हैं। ड्राई फार्मिंग एरिया आर करेक्टराइज वेरी लो एंड हाईली वेरिएबल और सर्टेन यील्ड। क्या लिखा है? ड्राई फार्मिंग एरिया जो होता है उसके लक्षण क्या है? सबसे कम, वेरी लो एंड हाईली वेरिएबल, मतलब जल्दी चेंज होने वाला, और अनसर्टेन, अनिश्चित यील्ड उत्पादन प्राप्त होता है। कहाँ से? ड्राई फार्मिंग से। आगे देख लेते हैं प्रॉब्लम ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। अब ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम क्या क्या है? क्या प्रॉब्लम है? इनएडिक्वेसी एंड अनसर्टेनिटी ऑफ रेनफॉल, अपर्याप्त और अनिश्चित वर्षा की अपर्याप्तता और अनिश्चितता, एंड इस इरेटिक डिस्ट्रीब्यूशन। आज जैसा कि आपने देखा होगा, अभी लोगों की सरसों कट रही थी, पानी आ गया, कई जगह ओले ओले गिर गए, और अभी गेहूं कट रहे थे तब पानी आ गया। तो क्या है? वर्षा की अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता है। इट्स इरेटिक डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कभी भी आ जाती है, कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एक्सपेक्टेड रेनफॉल इन ईयर 650 mm, बट 80% ऑफ इट्स रिसीवर्ड 75 to 90 डेज ऑफ द मानसून सीजन। अगर अपन रेन एक्सपेक्ट किया जाता है कि 650 mm वर्षा होगी, तो उसका 80% 75 से 90 दिनों के अंतर्गत हो जाता है पूरे मानसून सीजन की। पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई। दूसरी प्रॉब्लम है लेट ऑनसेट एंड अर्ली सेशन ऑफ मानसून। मतलब लेट ऑनसेट, मतलब कभी कभी मानसून देरी से आता है और कभी कभी जल्दी चला जाता है। तो मतलब वर्षा देरी से होती है और जल्दी चली जाती है, ये भी एक प्रॉब्लम है। प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल ड्यूरिंग क्रॉप पीरियड, ये भी एक प्रॉब्लम है। क्रैक्स आ जाते हैं मिट्टी में पानी की कमी से, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। लो मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी, मॉइस्चर को रिटेन करने की कैपेसिटी होती है सॉइल की, वो भी कमज़ोर होती है। सॉइल की फर्टिलिटी कंडीशन भी कमज़ोर होती है। तो ये सारे फैक्टर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम्स हैं। एक फिर सोशो इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट भी है, पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ द प्रोडोमिनेंस ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडिया में जो है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है। 54% ऑफ फार्मिंग होल्डिंग है वो लेस देन 1 हेक्टेयर है, मतलब 54% जो फार्मर है उनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। तो ये भी एक फैक्टर है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का, प्रॉब्लम है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की। आगे देख लेते हैं क्या है। वाटर हार्वेस्टिंग की बात हो रही है। वाटर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? कटाई। यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग का क्या मतलब है? पानी का संचय करना। वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। वाटर हार्वेस्टिंग होता है वर्षा के पानी को, जैसे अपने घरों से पानी निकल रहा है, जब आप देखते हो बारिश होती है, छतों का पानी बह के जाता है, उस पानी को एकत्रित करना, इकट्ठा करना और उसको बाद में फसलों के लिए यूज करना, ये होता है वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब पानी का संचय करना, इसी को बोलते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। मैं आपको समझा देता हूँ, एक डायग्राम से आपको समझा देता हूँ। ये जो मैंने आपके लिए डायग्राम भी लगाया, देखो इसको अच्छे से। यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या हो रहा है? वर्षा हो रही है, ये छतों पे पानी आ रहा है, यहाँ 2 पाइप लगे हैं, इन पाइप के द्वारा पानी को इकट्ठा किया जाता है। और पानी कहाँ पे इकट्ठा किया रहा है? ये आप देख लो, पानी कहाँ पे इकट्ठा हो रहा है? एक टैंक में, टैंक फॉर रेन वाटर। ये फिल्टर होके यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो, इसी को बोलते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। वर्षा का पानी हुआ, उसको इकट्ठा करके संरक्षण करना, यही वाटर हार्वेस्टिंग है। एक बार मैं आपको पढ़ लेता हूँ।
मैंने जो मेन वर्ड है वो आपको हाईलाइट कर दिया है यहाँ पे, मायोर्स। मायोर्स बोल दो, मायोर्स बोल दो, जो भी बोलो। क्यों दिया है कि वाटर हार्वेस्टिंग फर्स्ट टाइम यूज किया था किसने, मायोर्स ने। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको आपके लिए हाईलाइट कर दिया है। वाटर हार्वेस्टिंग इज डिफाइंड एज द कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग वाटर ऑन द सरफेस ऑफ सोइल सब्सिक्वेंट यूज। मतलब क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग को डिफाइंड किया गया है, पानी को कलेक्ट करना और स्टोर करना किसके, सरफेस ऑफ सोइल सरफेस पे, इसको बाद में यूज किया जाता है। इट इज ए मेथड टू इंड्यूस, कलेक्ट, स्टोर एंड कंजर्व लोकल सरफेस रन ऑफ और फॉर एग्रीकल्चर एंड एरिड सेमी एरिड रीजन। वाटर हार्वेस्टिंग वाज डेवलप्ड टू फाइन आर्ट अबाउट 2000 years by the Nevatines. The term water harvesting was first time used किसके द्वारा, मायोर्स। इसको खोजा किसी और ने था, नेवेटिन्स ने, लेकिन टर्म किसने दिया था, मायोर्स ने दिया था। तो ये डायग्राम देख लीजिए, आप इसको देख के अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने डायग्राम आपके लिए इसीलिए लगाया है, इसको देखने से आप अच्छे से समझ आएंगे। यहाँ से वर्षा का पानी आ रहा है और यहाँ दोनों पाइप लाइन के जरूर यहाँ पे जा रहा है, टैंक में रेन वाटर स्टोर कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। आगे देख लेते हैं क्या है। ये देखो इवापोट्रांसपिरेशन, आगे इवापोट्रांसपिरेशन। इवापोरेशन मैंने अभी आपको बताया था बीच में, एक बार और बता दें। इवापोरेशन सोइल सरफेस से होता है, नमी का उड़ना या नमी का खत्म होना, सोइल सरफेस से होता है। ट्रांसपिरेशन प्लांट की सरफेस से होता है, पत्तियों से ट्रांसपिरेशन होता है। सोइल मॉइस्चर इज द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर इन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। जो सोइल मॉइस्चर होता है सबसे लिमिटिंग फैक्टर होता है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में। किसकी कमी होती है, सबसे ज़्यादा मॉइस्चर की कमी होती है। सोइल मॉइस्चर इज द लिमिटिंग फैक्टर इन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। अबाउट 60 to 75% ऑफ द रेनफॉल लॉस थ्रू इवापोरेशन। इवापोरेशन की बात हो रही, ट्रांसपिरेशन नहीं। मतलब 60 to 75% जो रेनफॉल होती है वो किसके द्वारा लॉस हो जाती है, इवापोरेशन के द्वारा। द इवापोट्रांसपिरेशन इज द इवापोरेशन फ्रॉम द सोइल सरफेस ट्रांसफर फ्रॉम द प्लांट सरफेस। जैसा कि मैंने आपको बताया वही लिखा है, मैं आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद पढ़ के सुना रहा हूँ कि आपके ये ना बोले कि सर ने तो पढ़ाया नहीं, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। वैसे मैं आपको बिना पढ़े समझा देता हूँ, लेकिन आपको एक बार रीड करा देता हूँ कि आप ये ना सोचे कि इसमें क्या लिखा है, सर ने तो कुछ अलग बताया। तो मैं वही बता रहा हूँ, अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ये बुक्स की लैंग्वेज है। सच लॉस कैन बी रिड्यूस, मतलब जो ये लॉस होते हैं इनको कम किया जाता है, कम किया जा सकता है। किसके द्वारा, मल्चेस के द्वारा। मल्च होता है, सोइल मल्च होता है। मल्च कई प्रकार के होते हैं, कल अपन मल्च को देखेंगे, मल्च कितने प्रकार के होते हैं कल की क्लास में। एंटी ट्रांसपेरेंट होते हैं, विंड ब्रेक होते हैं, और वीड कंट्रोल के द्वारा। इन चीज़ों के द्वारा इवापोट्रांसपिरेशन रेडियो को कम किया जा सकता है। जो लॉस होता है एटी के द्वारा, इवापोट्रांसपिरेशन के द्वारा उसको कम किया जाता है। किसके द्वारा, मल्च के द्वारा, एंटी ट्रांसपेरेंट का यूज करके, विंड ब्रेक का यूज करके, और वीड को कंट्रोल करके। आगे बढ़ते हैं। अब एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। एंटी, एंटी मतलब एंटीबायोटिक बोलते हैं ना, तो उससे तो मेरी एंटी है, वही वाला एंटी है। सच मटेरियल आर अप्लाइड टू ट्रांसफरिंग प्लांट सरफेस टू रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम द प्लांट। मतलब प्लांट की सरफेस जो वाटर का लॉस हो रहा है उसको ट्रांसपीरेशन होता है, उसको कम करने के लिए जो मटेरियल अप्लाइड किया जाता है उसको बोलते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट। एंटी मतलब एंटी, उसको कम कर रहा है इसलिए उसके एंटी हो गया। बोलते हैं ना ये मेरी पार्टी का नहीं एंटी है, वही वाला एंटी। ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन कम करता है, इसको क्या बोलते हैं, एंटी ट्रांसपेरेंट। एंटी ट्रांसपेरेंट आर 4 टाइप, 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला टाइप है स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, जो स्टोमेटा को क्लोज करते हैं। एक तो ये हो गया स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, स्टोमेटा को क्लोज करने वाला स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, इसको बोलते हैं स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप।